इज्जत का जनाजा निकलना किसे कहते हैं, ये कोई मुझसे पूछे। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरी बारात आ चुकी थी, मैं बहुत खुश थी। शादी का दिन लड़कियों के लिए हमेशा ही नए नए ख्वाब सजाए लेकर आता है, जिसकी तकमील वो अपनी नई जिंदगी में करती हैं। मैं भी ऐसे ही खूबसूरत ख्वाब सजाए अपनी दोस्तों के साथ स्टेज तक आई थी, जहां मेरा निकाह होना था। हमारे यहाँ निकाह की रस्म लड़का लड़की को साथ बिठा कर की जाती थी और वही इजाबो कबूल भी होता था। मैं अपने होने वाले शौहर के बराबर में ही बैठी थी। अभी मौलाना साहब निकाह के जरूरी मामला तय कर रहे थे, जब एकदम से एक ऐसा हंगामा बरपा हुआ कि मेरी जिंदगी बदल के रह गई। निकाह के मौके पर सब लोग ही स्टेज के इर्द गिर्द जमघटा लगाए खड़े हुए थे। निकाह देखने का सभी को शौक होता है, ऐसा ही कुछ उस वक्त भी था। सब लोग स्टेज के इर्द गिर्द खड़े थे जब वो शख्स सबको हटाता हुआ स्टेज पर आया। मौलवी साहब इससे पहले कि निकाह शुरू करते वो कहने लगा, ये निकाह नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरे साथ साथ सभी हैरान थे। मैंने उस शख्स को घूर कर देखा। मेरे वालिद और भाई उसे कहने लगे, ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहने लगा, मायरा मुझे अच्छी तरह से जानती है, आप मायरा से पूछें कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर सबकी नजरें मुझ पर जमी थी, यहाँ तक कि मेरे बराबर में बैठे मेरे होने वाले शौहर नोमान की भी। मेरे वालिद गुस्से से मुझे देखने लगे, कहने लगे, ये कौन है। मैंने कहा, ये मेरा क्लास फेलो है। ये बात सुनकर वो कहने लगा, ये झूठ बोल रही है, मैं इसका सिर्फ क्लास फेलो नहीं हूँ बल्कि मैं इसका शौहर भी हूँ, ये मेरी बीवी है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। एक शोर था जो बर्पा हो चुका था। सभी हैरान परेशान एक दूसरे की शक्ल को देख रहे थे। मेरे वालिद मेरे पास आ गए, कहने लगे, ये क्या कह रहा है। मैंने कहा, अब्बा ये झूठ बोल रहा है, मेरा कोई निकाह नहीं हुआ इससे। वो कहने लगा, मायरा क्यों झूठ बोल रही हो, क्यों नहीं बता देती सबको सच कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों ने निकाह किया है बाहमी रजामंदी से। मैं तो उस शख्स को देख के हैरान थी कि कितने फर्राटे से झूठ बोल रहा है। मैंने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम, क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहते हो, तुम जानते हो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहने लगा, मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने प्यार किया था, कोई जुर्म नहीं किया था। मैं सारे सबूत अपने साथ लेकर आया हूँ, निकाह पर निकाह तुम नहीं कर सकती, तुम कैसे अपने माँ बाप के डर की वजह से यहाँ बैठ सकती हो और ये निकाह कर सकती हो। ये कहकर उसने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाल कर सामने टेबल पर रखे। उन्हें देखकर मेरे होश हवा हो गए। वो एक निकाहनामा था जिस पर मेरे दस्तखत मौजूद थे। मेरे वालिद ने वो निकाहनामा जल्दी से उठाया, उसे जल्दी जल्दी देखने लगे। सामने बैठे निकाह ख्वान ने वो पर्चे पकड़ लिए और वो भी देखने लगे। वो मेरे वालिद को गुस्से से देखने लगे, बोले, आप कैसे अपनी बच्ची का निकाह पर निकाह कर सकते हैं, ये लड़की तो पहले से शादीशुदा है। ये सुनना था कि नोमान मेरे पास से उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा, आपने हमें बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था। जब आपकी बेटी खुफिया तौर पर उस लड़के से निकाह करके अपना मुंह काला कर ही चुकी थी, तो दोबारा यहाँ पर मेरे साथ निकाह करने के लिए क्यों तैयार हो गई। मेरे वालिद तो यूं थे कि काटो तो लहू ना निकले, कहर भरी आंखों से मुझे देख रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, नहीं अब्बा, मैंने इससे निकाह नहीं किया, ये झूठा निकाह नामा है ये। वो कहने लगा, पहले इससे पूछें कि ये मुझे नहीं जानती, हम क्लास फेलोज थे, हमारी मोहब्बत की दास्तानें पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर है, हम हर वक्त साथ साथ रहते थे। बेशक आप पूछ लें इनसे। उसने मेरी यूनिवर्सिटी की सारी दोस्तों की तरफ इशारा किया जो कि वहां पर मौजूद थी। उनसे पूछने लगा, क्या तुम लोग मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। वो लड़कियां खामोशी से नजरें झुका गई। कहने लगा, क्या मैं और मायरा साथ नहीं होते थे यूनिवर्सिटी में। होते थे ना। लड़कियों ने भी इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि ये बात झूठी नहीं थी। हम क्लास फेलोज थे, एक साथ बातचीत भी करते थे, हंसी मजाक भी होता था, लेकिन निकाह नहीं हुआ था। वो कैसे एक ऐसा निकाहनामा यहाँ रख सकता था जिस पर मेरे दस्तखत मौजूद थे। वहाँ मेरे शनाख्ती कार्ड का नंबर भी दर्ज था, उसकी फोटोकॉपी भी लगी हुई थी, सब कुछ था। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने निकाह नहीं किया था। फिर ये कैसे मुमकिन था। मेरे वालिद नौमान और उसके वालिदैन के सामने हाथ जोड़ने लगे, रोने लगे, कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरी इज्जत का यूं भी जनाजा निकाल सकती है। मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा, अब्बा मैं सच कह रही हूँ, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई निकाह नहीं किया। लेकिन मेरी सुनता कौन। निकाहनामा उसके पास मौजूद था, उस पर मेरे दस्तखत थे, मेरा शनाख्ती कार्ड मौजूद था, एक फोटोकॉपी लगी हुई थी, कानूनी कार्रवाई पूरी थी। पर मैं जानती थी मैंने निकाह नहीं किया।
मेरे बाप ने कहा कि क्यों झूठ बोल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुमने ऐसा कुछ कर ही लिया था तो मुझे बता देती, मुझे यूं सबके सामने रुसवा ना करती। तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला। काश के मुझे पता होता कि तुम मुझे जिल्लत का ये तमाचा मारोगी तो मैं पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देता। मेरे बाबा ने उस शख्स से कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर उन्होंने मेरे बाजू से मुझे पकड़ा और मुझे उस शख्स की जानिब धकेला जिसने पल भर में मेरी सारी खुशियां गम में बदल दी थी। इससे पहले कि मैं गिरती उसने मुझे फौरन से संभाल लिया। मैंने उसे पीछे धकेला। मैंने कहा हाथ मत लगाओ मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाकर। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम जानते हो कि ये झूठ है, ये झूठा निकाहनामा है। वो कहने लगा अब सबको पता चल गया मायरा, जो होना था वो हो चुका है, बस भी कर दो, चलो आओ मेरे साथ। इससे पहले कि वो मेरा हाथ थामता मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने कहा मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अल्लाह जानता है मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं अपनी माँ के पास आ गई जो रोई जा रही थी। मैंने कहा अम्मी मुझे आपकी कसम है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी दफा हो जाओ यहाँ से, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिसके साथ अपना मुंह काला किया है अब जिंदगी उसी के साथ गुजारो। समझो कि हम मर गए तुम्हारे लिए और हम ये समझेंगे कि तुम हमारे लिए मर गई। आइंदा हमारे घर में कभी कदम मत रखना। तुमने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी माँ ने मेरा बाजू पकड़ा और उस शख्स के हाथ में दे दिया। कहने लगी ले जाओ इसे यहाँ से, अब दोबारा कभी पलट कर यहाँ ना आना। वो मेरा हाथ पकड़े सबके सामने मुझे घसीटते हुए उस हॉल से बाहर लेकर आया जहाँ मैंने इज्जत से रुखसत होकर नोमान के साथ जाना था। मैं वहां से जलील होकर निकली थी। मुसलसल मैं अपना हाथ छुड़वा रही थी लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला, मुझे वहां बिठा दिया। दरवाजे को बड़ी जोर से बंद किया और जल्दी से दूसरा दरवाजा खोल कर खुद बैठ गया। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलती उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। कहने लगा क्यों तमाशा बना रही हो, जो होना था वो हो चुका। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएंगे। मैंने कहा फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्यों झूठ बोला है तुमने? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कब किया था मैंने तुमसे निकाह? वो कहने लगा घर चलो, सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें। तुमने मुझसे निकाह भी किया था, इजाबो कबूल भी हुआ था और कई गवाह मौजूद थे उस वक्त। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ये कहकर वो गाड़ी चलाने लगा। मैं अपनी गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में सोचने लगी। मेरा उससे ऐसा कोई ताल्लुक था ही नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि उसने एक बार मुझे प्रपोज किया था और इस बात को भी 1 साल बीत गया था। उसने मुझे एक बार कहा था कि वो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। तब नोमान का रिश्ता मेरे लिए आया था जिसे मेरे वालिदैन ने मंजूर भी कर लिया था। मैंने आयान से कहा कि मैंने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा, न ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरा रिश्ता तय हो चुका है। ये सुनकर वो उस वक्त बहुत उदास हुआ था। कहने लगा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम उस रिश्ते से इनकार कर दो। मुझ में ऐसी कोई भी खामी नहीं है। रुपए पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। जिस चीज को चाहूँ खरीद सकता हूँ। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। मैंने कहा बात पैसों की नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। असल बात ये थी कि वो कुछ अय्याश मिजाज था। सिगरेट पीता था, शराब भी पीता था, इसके अलावा नशा भी करता था। लेकिन मुझे याद आता था कि मैंने अपने क्लास फेलो से सुना था कि क्लब में भी जाता है, ड्रिंक करता है। कुछ मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था। मुझे ये सब पसंद भी नहीं था। वो हमारा क्लास फेलो था, हमारे साथ बातचीत करता था तो मैं भी उससे बात कर लिया करती थी। अक्सर ऐसे होता कि कैंटीन में मैं अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती तो वो भी आ जाता, उसे नोट्स मांगने लगता, मैं उसे दे देती थी, बातचीत भी कर लेती थी। मैं नहीं जानती थी कि जबरदस्ती मेरे आगे पीछे घूमना मुझे यूनिवर्सिटी में सबकी नजरों में बुरा बना चुका है। बाकी का रास्ता मेरा रो कर गुजरा था। बड़े से बंगले के सामने उसने गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया। कुछ ही देर में चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। उसने गाड़ी अंदर पार्किंग एरिया में पार्क की, खुद गाड़ी से नीचे उतरा। मैं अभी भी बेजान बैठी थी। मेरा फ्रंट डोर खोला। कहने लगा बाहर आओ मायरा। मैंने उसे शिकवा गुनाह नजरों से देखा। अपने आंसू पोंछे और बाहर निकल आई। मुझे दुल्हन के रूप में देखकर उसका चौकीदार हैरत से मुझे देख रहा था। वो मुझे हाथ थामे बंगले के अंदरूनी जानिब ले जाकर लाउंज का दरवाजा खोलने लगा। घर में मुलाजिमीन के अलावा और कोई भी नहीं था। वालिदा उसकी हयात नहीं थी। वालिद ज्यादातर बैरूने मुल्क में रहते थे। उन्होंने वहां शादी कर रखी थी। वो घर में अपने मुलाजिमों के साथ ही रहता था।
उसने मुझे अपने कमरे में ले गया, जिसका दरवाजा खुलते ही मेरे होश उड़े थे। उसके कमरे की दीवारों पर बड़ी बड़ी मेरी तस्वीर लगी हुई थी। न जाने उसने कब खींची थी। कहीं पर मैं हंस रही थी, कहीं मुस्कुरा रही थी, कहीं अपने बालों की लट को उंगली में घुमा रही थी। अक्सर मैं ऐसा कर जाती थी। मेरी एक एक अदा को उसने तस्वीरों में कैद करके अपने कमरे में दीवारों पर सजा हुआ था। कहने लगा, देख रही हो मेरी दीवानगी का आलम, इतना चाहता हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी तस्वीरें मैंने कमरे के हर तरफ लगा रखी है ताकि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा, मुझे अपने बेड पर ले आया। मैं किसी कटी पतंग की तरह बेजान सी उसी जानिब जा रही थी जहां वो मुझे लेकर जा रहा था। मुझे बेड पर बिठाने के बाद कहने लगा, कैसे मुमकिन था, मैं तुम्हें किसी और की होने देता। मैंने आज तक जिस चीज को चाहा है उसे पाकर ही दम लिया है। अगर वो चीज मुझे आराम से ना मिले ना मायरा, तो मैं उसे छीन लेता हूँ। लेकिन ये बात तो पक्की है कि आयान शाह जिसे चाहता है उसे पा लेता है। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया था। मैंने कहा, मैं कोई चीज नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। तुम्हारे चाहने से मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। ये कहकर मैं फौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ गुनाह का कोई भी रिश्ता कायम नहीं कर सकती। तुमने एक झूठा निकाह नामा तैयार किया है, मेरे घर वालों को बेवकूफ बनाया है। लेकिन मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ कोई निकाह नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती और ना ही मैं तुम्हारी अय्याशी का सामान बनूंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, ओह कम ऑन मायरा, क्यों झूठ बोल रही हो, हमारा निकाह हुआ था। चलो मैं तुम्हें याद करवाता हूँ। उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला और मेरे सामने एक वीडियो चला दी। जैसे जैसे वो वीडियो चल रही थी मेरी रंगत फीकी पड़ रही थी, जिसमें मैं दुल्हन का उरूसी लिबास पहने इजाबो कबूल कर रही थी, निकाह नामे पर साइन भी कर रही थी। ये देखकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। जो कुछ भी वो मुझे दिखा रहा था वो तो हमारी यूनिवर्सिटी में होने वाला एक नाटक था, एक ड्रामा था जिसकी मरकजी किरदार मैं थी और आयान शाह था। सीन के मुताबिक हमारा निकाह होना था, इजाबो कबूल भी कहना था। मैंने कहा, ये एक नाटक था। कहने लगा, तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो निकाह था। कहने लगा, देखो तो सही, कैसा हसीन इत्तेफाक था। उस ड्रामे में भी तुम्हारा नाम मायरा ही था और तुमने साइन भी मायरा के नाम से किया था। मैंने उन्हीं पेपर्स के अंदर असली निकाहनामा भी रख दिया था और वहां पर आने वाला निकाह ख्वां भी असली था, जिसे मैंने ही अरेंज किया था। सारी कार्रवाई जायज और असली हुई थी। तुम्हारे लिए ये नाटक था और मेरे लिए निकाह। तुमने मुझे कबूल भी किया था, निकाह में फिर साइन भी किया था और इस तरह से तुम मेरी बीवी हो गई। मैं ये सारी बातें सुन रही थी। मेरे दिमाग में वो वक्त जैसे किसी सीन की तरह चलने लगा। मैं ये ड्रामा करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आयान शाह ने मुझे मजबूर किया। कहने लगा, देखो तुमने मेरा प्रपोजल भी ठुकरा दिया, मुझे इतना बड़ा दुख भी दिया। मैं चाहता हूँ हमारी दोस्ती वैसे ही कायम रहे जैसे कि थी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, ना करो, लेकिन मेरे साथ एक ड्रामे में हिस्सा तो ले सकती हो ना। मैंने कहा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन चीजों में। हाँ, मुझे तकरीर करने का शौक है, उसमें मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ। कहने लगा कि मेरे लिए कर लो। देखो, मैंने पहले कभी तुमसे किसी चीज के लिए तुम्हें फोर्स नहीं किया। तुमने मेरा प्रपोजल ठुकराया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। वो मेरी मिन्नत पर उतर आया था, इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, लिखवा दो मेरा नाम। उस ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट उसी ने लिखा था। हमारे प्रोफेसर्स को भी कोई एतराज न था। मैं नहीं जानती थी कि उसका इरादा क्या था, लेकिन उसने ड्रामे में भी मेरा नाम मायरा ही रखा था। यहाँ तक कि मेरे बाप का नाम भी वही रखा था जो कि असल में था। एक बार मुझसे कहने लगा कि यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अपनी सीवी बनवाने लगा हूँ, लाओ तुम्हारी भी बना देता हूँ। मैंने कहा, मैं खुद बना लूंगी। कहने लगा, मैं बना दूंगा ना, कोई बात नहीं, बस तुम मुझे जरूरी कागजात दे दो। उसने मुझसे मेरा शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी मांगी थी। मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। मैंने उसे सीवी भी दी थी, शायद उसने उसी को यूज किया था। टप टप मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे जहन में वो आवाज गूंजने लगे जब मैंने उसे कबूल है किया था। सब कुछ एक साजिश के तहत उसने मेरे साथ किया था। मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मुझे अपने चेहरे पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। वो मेरे आंसू पोंछने लगा। मैंने फौरन से उसे पीछे किया। मैंने कहा, यूं निकाह नहीं होता, मैंने दिल से तुम्हें कबूल नहीं किया था, वो सब ड्रामा था, मैं सच्चाई से वाकिफ नहीं थी। कहने लगा, छोड़ो भी इन बातों को, निकाह हो चुका है, साइन तुमने किया है, अपने ही नाम का किया था साइन।
साइन कर देने से निकाह हो जाता है, मुझे बोर मत करो। ये कहकर वो मेरे करीब आने लग गया, लेकिन मैंने उसे पीछे कर दिया। मैंने कहा, खबरदार, तुम लोगों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मैं जानती हूँ अगर लड़की की रजामंदी शामिल ना हो तो निकाह नहीं होता। मेरे साथ एक बहुत बुरी चाल चली थी तुमने। मैं हर चीज से ना वाकिफ थी। इस निकाह को मैं नहीं मानती। कहने लगा, दुनिया मानती है, ये निकाह सही था। ये कहकर उसने मुझे अपने हिसार में ले लिया। कहने लगा, बाकी का यकीन तुम्हें आज की रात दिला दूंगा। बहुत तड़पा हूं तुम्हारी कुर्बत के लिए, बड़ी मुश्किल से तुम्हें हासिल किया है। ये जबरदस्ती का एक रिश्ता था जो उसके नजदीक जायज था, लेकिन मेरे नजदीक बिल्कुल नाजायज था। लेकिन मेरे सख्त एहतजाज पर भी उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। मेरी चूड़ियां भी मेरी हालत की तरह पूरे बेड पर टूट कर बिखरी हुई पड़ी थी। वो सो चुका था और मैं यूं थी कि मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। मेरा जी चाह रहा था मैं अपने आप को खत्म कर दूं। मैं बेड से उठकर खड़ी हुई, दरवाजा खोल कर बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था, शायद लॉक था। मैं भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने कमरे का जायजा लेना शुरू किया कि मुझे कोई खिड़की नजर आ जाए तो मैं वहीं से कूद जाऊं, बेशक मर जाऊं, लेकिन मैं उस शख्स के साथ एक कमरे में रहना ही नहीं चाहती थी। खिड़की मौजूद थी, लेकिन उसके बाहर लोहे का जगला लगा हुआ था। मैं चाहकर भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती थी। हर कोशिश करने के बाद मैं बेबस होकर सोफे पर बैठकर रोने लगी। रोने के बाद मेरे आंसू तो खुश्क हो चुके थे। मुझे अपने उस उरूसी लिबास से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने अलमारी खोली तो शशदर रह गई। उसके कबर्ड में उसके कपड़ों के साथ बहुत से लेडीज कपड़े भी थे जो हैंगर्स में लटके हुए थे। मैंने एक आम सा लिबास निकाला। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मेरे नाप का सिला हुआ हो। पता नहीं वो कब से मेरे खिलाफ साजिशें बुन रहा था। मैं लिबास लेकर वॉशरूम में चली गई। अपना पूरा वजूद धोने लगी, रगड़ने लगी, ताकि उसका लम्स मैं अपने वजूद से खत्म कर दूं, मिटा दूं। मेरे आंसू बतदरीज बहे जा रहे थे। गुनाह का एहसास इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। जब मैं कमरे में वापस आई तो थकन से चूर हो चुकी थी। रात भर की जागी हुई थी, इसलिए सोफे पर जाकर लेट गई। मेरी आंखों में गहरी नींद उतरने लगी, शायद मसरूफियत की वजह से और 24 घंटे जागने की वजह से। मैं बहुत जल्द ही नींद में जा चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरा कमरा बिल्कुल खाली था। मैं उठकर बैठ गई। कमरे का दरवाजा दोबारा से खोलने लगी, लेकिन वो लॉक था। उस शख्स ने मुझे कैदी बना के रख दिया था। मैंने दरवाजा खटखनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन मेरी आवाज तो जैसे किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। ड्रेसिंग टेबल पर पड़े सारे परफ्यूम्स मैंने दीवारों पर खींच के मारने शुरू कर दिया। पूरे कमरे की डेकोरेशन को तोड़ के रख दिया। जमीन के कालीन पर कांच बिखरे पड़े थे और मैं रो रही थी। जब कमरे का दरवाजा खुला, कमरे की बिखरी हालत देखकर वो मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ऐसी हरकतें करने से तुम क्या समझती हो? मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, या तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपना लेंगे? जो हो चुका है उसे कबूल कर लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ये कहने के बाद उसने मुलाजिम से कहा कि कमरे की सफाई करो। मुलाजिमा कमरे में आकर कांच उठाने लगी। मैं गुमसुम बैठी थी। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। इसलिए मैं इस कदर कमजोर हो गई थी कि मुझे ड्रिप लगाकर वो चली गई। मैं चाहती थी कि मैं मर जाऊं, इस जिंदगी को खत्म कर दूं। मैं क्यों उस शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगी को जीऊं? मैंने कहा कि मुझे बदनाम करके, मेरे वालिदैन को तकलीफ देकर, उनके सामने मुझे झूठा साबित करके इसने मुझे अपनाया, मुझे बेवकूफ करके रख दिया सिर्फ अपनी ख्वाहिश की खातिर। लेकिन इंसान कब तक भूखा रह सकता है? मैंने उस शख्स से बातचीत बंद कर दी, बल्कि बोलना ही छोड़ दिया। 1 महीना गुजर गया। मैं उसी कमरे में कैद थी। एक बार वो कमरे में आया तो कहने लगा कि अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो तो मैं भी तुम पर से पाबंदियां हटा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर भागोगी नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत छोटा लफ्ज है शायद। मैं इश्क करता हूँ तुमसे। मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। तुम मुझसे लड़ती हो, मुझे अपने करीब नहीं आने देती। मैं जबरदस्ती कर करके थक चुका हूँ। एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ एक जज्बा था, और वो था नफरत का। जब मैंने कुछ भी नहीं कहा तो वो कहने लगा, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं सच में तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा,
लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन ना तो मैंने उसकी जानिब देखा, ना ही कोई लफ्ज उससे कहा। एक चुप थी जो मैंने साध ली थी, और मेरी वो चुप उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मेरे पास आता था तो नजर नहीं उठती थी। जिस गुनाह के बार में वो मुझे डाल चुका था, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई थी। अब वो मुझसे ये कहने लगा था कि मैं उससे मोहब्बत करूं, उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूं, उसकी तरफ देखूं, उससे बातें किया करूं। लेकिन मैं चुप थी, उसे कुछ भी नहीं कहती थी। वक्त गुजरने लगा। मुझे यहाँ रहते हुए 4 माह का वक्त गुजर गया। कई बार वो मेरी मिन्नत समाजत कर चुका था। कहने लगा कि अगर तुम्हें यह लगता है और तुम्हारी नजर में ये निकाह नहीं है और ये निकाह जायज नहीं है, तो मैं तुमसे दोबारा निकाह पढ़वा देता हूँ। तुम दिल से मुझे कबूल कर लो, लेकिन ऐसे चुप मत रहा करो। ऐसा करो, मुझसे लड़ लो, मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन चुप मत रहो। तुम्हारी चुप मुझे बेचैन करने लगी है। मैं फिर भी उसके किसी सवाल का उसे जवाब नहीं देती थी, उससे कोई एहतजाज भी नहीं करती थी। मैं यूं जाहिर करती थी जैसे वो कमरे में है ही नहीं। मैं उसे देखती तक नहीं थी। अब तो वो कमरे का दरवाजा लॉक भी नहीं करता था। कई बार दरवाजा यूं ही खुला छोड़ जाता था। लेकिन मुझे बाहर जाने से खौफ महसूस होने लगा। मैं दुनिया का सामना करना ही नहीं चाहती थी। अब रात को जब वो कमरे में आता तो मैं चुपचाप बैठी होती। उसे देखते ही मैं अपनी साइड पर लंबा होकर लेट जाती। वो मुझसे बार बार पूछता, तुमने ठीक से कुछ खाया? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। लेकिन मेरी चुप हनूस थी। अब वो सिगरेट पीने लगा। रात भर वो सिगरेट पीता रहता, कभी शराब पीने लगता। जब उसे गुस्सा आता तो मुझ पर चिल्लाने लगता, कहने लगता, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझसे मोहब्बत करो। कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसका मेरे वजूद पर इख्तियार था, लेकिन मुझ पर नहीं, ना ही मेरी जुबान पर। वो जबरदस्ती मेरे जिस्म को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मुझसे मोहब्बत नहीं करवा सकता था। इसमें वो बेबस था। उसे लगा था कि उसके इस अमल से मैं रोऊंगी, पीटूंगी, उसे बुरा भला कहूंगी, और उसके बाद उसकी बेतहाशा मोहब्बत देखकर मैं पिघल जाऊंगी, उसे अपना लूंगी और उसके साथ खुशो-खुरम जिंदगी की इब्तिदा करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं पत्थर की नहीं थी। उसने मेरे माँ बाप को जलीलो ख्वार करके रख दिया था। सबके सामने मुझ पर बदनामी का दाव लगाया था। जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर आया था और एक झूठ की बिना पर कायम किए गए रिश्ते पर वो मुझ पर हक जमाता था। कैसे माफ कर सकती थी मैं उसे? एक बार वो मेरे पास आया, कहने लगा, क्या चाहती हो तुम? मुझे बताओ। तुम जो चाहती हो मैं वैसा हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ पत्थर बन के मत रहा करो। मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे किसी बेजान वजूद के पास आता हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझसे तुम्हारी चुप बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तुम्हारी चुप ने परेशान करके रख दिया है। पहली बार मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मेरा दिल चाहा मैं हंसूं, कह लगाकर हंसूं। वो हर चीज को हासिल कर सकता है, लेकिन मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सका और ना ही मेरी मोहब्बत को हासिल कर सका। अब वो पूरी पूरी रात बेचैनी से जागता रहता और उसे यूं बेचैन और परेशान देखकर मैं सुकून से रहती थी। मुझे बड़ी सुकून की नींद आती थी, लेकिन वो डिप्रेशन की गोलियां खाने लगा था। उसे मोहब्बत चाहिए थी मेरी, जो उसे मिल नहीं पा रहे थे। वो बीमार रहने लगा, आंखों के नीचे हल्के गहरे होने लगे, बेतहाशा सिगरेट पीने लगा। एक बार मुझसे कहने लगा, मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ, तुम मुझे बताओ क्या चाहती हो तुम? या तो मेरे साथ अपना रवैया बदल लो, या चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, वापिस लौट जाओ। मैं तुम्हारे घर वालों के सामने अपनी गलती का एतराफ करने को भी तैयार हूँ। जिस अजियत से मैं गुजर रहा हूँ मैं इससे खुल्लासी चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम मेरी इज्जत वापस कर सकते हो? इस 4-5 माह के बाद मैंने बस ये एक लफ्ज उससे पूछा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा। मैंने कहा, इज्जत एक बार चली जाए ना तो वापस नहीं आती। तुम्हें लगा तुम जबरदस्ती मुझे हासिल करोगे, मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करोगे, तो मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लोगे, मैं तुम पर जान निछावर करने लगूंगी। नहीं, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखते। मुझे यूं बेइज्जत करके जबरदस्ती अपनाने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें लगा शायद तुम ऐसे जबरदस्ती करोगे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे घर को, तुम्हारी दौलत को तुम्हें कबूल कर लूंगी। तुम्हें शायद औरत की नफरत का अंदाजा ही नहीं है। मेरे दिल में
तुम्हारे लिए सिर्फ एक जज्बा है और वो है नफरत का। उसका रोना गिड़गिड़ाना मुझ पर बेअसर था। कहने लगा, मुझे समझ आ गई है कि औरत को उसकी मर्जी के बिना हासिल करना आसान नहीं है। मैंने उसके साथ निकाह तो कर लिया था क्योंकि गुनाह के एहसास के साथ जीना मुश्किल था, लेकिन मैंने अपना रवैया नहीं बदला था। मैंने ठीक किया ना।